अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी न्यूटन्स के जो लॉस हैं, मोशन के जो लॉस हैं वो उसके बारे में आज हम क्लास कंडक्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं न्यूटन के कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force acts upon it। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। अब आप इधर देखिए और डायग्राम को मैं जो बना रहा हूँ उसको देखिए कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। देखिए आपको पता है स्टेट दो किस्म की होती हैं, या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी। ठीक है, या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी। और जो अभी मैं इधर मोशन लिख रहा हूँ इधर मैं एक यूनिफॉर्म एक मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जितनी मरतबा भी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करूँगा तो उसमें क्या होगा हमारे पास, अगर मैं मोशन लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमें पता है स्टेट दो किस्म की होती है, एक रेस्ट होता है और एक यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये दो हमारे पास स्टेट हैं। अब फर्स्ट करें, एक एग्जाम्पल ले लें आप रेस्ट की। रेस्ट की एग्जाम्पल आप एक ऐसे ले लें कि आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, आप बुक लाइंग ऑन टेबल, एक बुक है और टेबल के ऊपर क्या करी हुई है, वो रखी हुई है। अब फर्स्ट कह रहे हैं ये टेबल बना दी मैंने। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्या रख दी, एक मैंने बुक प्लेस करवा दी। इस बुक को मैंने इधर क्या करा दिया, इधर मैंने इस बुक को प्लेस करवा दिया। अब ये जो बुक है, ये जो मेरे पास ये जो बुक रखी हुई है, अब ये किस पोजीशन में, ये मेरी अभी इधर ये रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, ये रेस्ट पोजीशन पे। अब मैं काम करता हूँ, इसको कुछ फोर्स लगाता हूँ और इसको डिस्प्लेस करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कौन सी स्टेट में आ जाए, रेस्ट से मोशन के अंदर ये आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये जो रेस्ट में होगी वो किस में आ जाएगी, डायरेक्टली मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो अभी बुक रेस्ट में थी ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी कि ये रेस्ट में है। ठीक है, कोई रेस्ट में है ये अभी, और अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊं तो ये क्या इधर से मूव करेगी, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, नहीं ये मूव कैसे कर सकती है जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे। जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएं, अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बुक कहीं हिल सकती है, कहीं मूव कर सकती है, कोई मोशन परफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास अगर हम बुक की बात करें तो ये रेस्ट पोजीशन में है और ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए, जब तक कि ये क्या रहेगी, अपनी स्टेट में ही रहेगी, यानी कि अपने जो मौजूदा जो उसकी स्टेट थी रेस्ट की उसी में ही रहेगी। अब जब फोर्स अप्लाई हम कर देंगे तो वो रेस्ट से किस में चले जाएगी, डायरेक्टली यूनिफॉर्म मोशन में ये चले जाएगी। तो हमने इधर क्या सीखा, स्टेट दो किस्म की होती है, रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट में आपको एग्जांपल दी कि एक बुक है जो कि लाई करी किस पे, टेबल पे। एक बुक मैंने सपोज कर ली और एक टेबल सपोज कर ली मैंने। अब ये बुक जो है, अगर मैं फोर्स को हटा के बात करूं तो ये फोर्स, ये आपके पास जो बुक है वो कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्टेट के अंदर, आप कहोगे सर रेस्ट में। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में, रेस्ट में। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 10 मिनट बाद देखेंगे इसको, तो ये रेस्ट से मोशन में हो जाएगी, नहीं सर कुछ करा ही नहीं इसके साथ, तो ये रेस्ट में ही रहेगी, जाहिर सी बात है। अब मैं काम करता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, एक फोर्स जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, रेस्ट से ये किस में आ जाएगा, हमारे पास मोशन के अंदर हमारे पास ये बुक हमारे पास आ जाएगी। मतलब कि जब तक कि हम कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक कि किसी बॉडी पे नहीं लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हम मोशन की एक एग्जांपल लेते हैं। आप फर्स्ट करें, आपने एक कार ले ली इधर। ठीक है, मैं इधर कार ड्रॉ कर रहा हूँ। कार ड्रॉ करने के बाद आप देखें ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही है। ये कार जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब ये ट्रैवल कर रही है, मैंने क्या करा, मैंने काम करा। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूँ ये कार ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, और बोलूँ ये 10 मिनट बाद भी क्या कर रही होगी, सर जाहिर सी बात है ट्रैवल ही कर रही होगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। कब तक ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मूव करेगी, जब तक कि हम इसके अंदर क्या कर दें, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। अब हमें जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मतलब ब्रेक लगाएंगे, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा भाई, ये जो मूव कर रही है कार वो कौन सी पोजीशन में आ जाएगी,
फाइनली रेस्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगी। कौन सी पोजीशन में आ जाएगी हमारे पास कार? ये कार हमारे पास रेस्ट पोजीशन में हमारे पास ये आ जाएगी और ये कार रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा, फोर्स मैंने ब्रेक से भी आपको बता दिया, खैर ये तो फ्रिक्शन इसमें अप्लाई हो जाएगी। आप फोर्स समझें कि फर्स्ट करें मैं इधर से कोई पुश कर रहा है इसके ऊपर, मैंने कोई फोर्स लगाई इसके ऊपर और ये कार ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही, थोड़ी ही स्पीड थी, तो मैंने इसको रोक लिया यहाँ से। जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी पोजीशन में आ जाएगी, मोशन से हमारे पास ये रेस्ट में आ जाएगी। तो मैंने इधर क्या सीखा हमने कि जो बॉडी रेस्ट में हो तो वो जब तक के रेस्ट में रहेगी, ये बुक जब तक के रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स के ऊपर अप्लाई ना कर दें। जब हम कर देंगे तो वो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो तो खैर बात की बात है। अब अगर हम मोशन में देखें तो कोई बॉडी अगर जब वो मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो जब तक के मोशन में रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक, तो हमने ये देखा इसमें कि चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट हो या मोशन हो, वो जब तक कि वो काम अपना करेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्टेट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट से किस में चली जाएगी, मोशन में। और अगर मोशन में तो वो कौन सी स्टेट में चली जाएगी हमारे पास, फाइनली रेस्ट स्टेट के अंदर हमारे पास चले जाएगी। अब हम इसकी स्टेटमेंट को अगर देखें तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। A body continues its state of rest or of uniform motion। एक बॉडी है वो अपनी स्टेट को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। कौन सी, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। किस, और यूनिफॉर्म मोशन किस में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि कार भी किस में होगी, एक मोशन में होगी, और वो कौन सी लाइन के अंदर होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। कब तक के ये रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कब तक के अपनी स्टेट को कायम रख सकती है, जब तक ये रख सकती है जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर क्या ना हो जाए, एक्ट ना करे। यानी उसके ऊपर जब तक के कोई फोर्स हम नहीं लगाएंगे जब तक कि वो अपनी स्टेट में रहेगी। चाहे वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहेगी। अब एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये लॉ हमारे पास दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट करता है। ये हमारे पास लॉ जो है ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताया एक पार्ट तो आपका रेस्ट हो जाएगा, एक पार्ट आपका रेस्ट हो जाएगा और एक पार्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो अब इसी को मैं काम करता हूँ, मैंने ये लिखा है दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में होगा वो रिमेन्स एट रेस्ट, वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाएगी जब तक कि वो रेस्ट में ही रहेगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कौन सी दी है, फर्स्ट पार्ट की ये रेस्ट वाली एग्जांपल दी मैंने। कौन सी एग्जांपल दी है, तो आप ये डायग्राम शो करके बता सकते हैं। और सेकंड पार्ट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आप खुद कहेंगे सर ये जो सेकंड पार्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो पढ़ लेते हैं इसको स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या रखी हुई है। सेकेंड पार्ट स्टेट्स दैट अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या करेगी, अपना मोशन जो है वो क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। कब तक के, इस स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर दी जाए, जब तक कि वो क्या रहेगी, अपनी स्टेट के अंदर वो मूव करती रहेगी, यानी कि वो मोशन परफॉर्म करती रहेगी। अब ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसको समराइज करने चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि दो स्टेट होती है हमारे पास, एक स्टेट होती है रेस्ट और एक होती है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, रेस्ट के अंदर कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोजिशन करते हैं। एक टेबल मैंने बनाई और उसके ऊपर क्या रख दिया मैंने, एक बुक रख दी। अब ये बुक कौन सी पोजीशन में, अगर मैं फोर्स कोड आगे बात करूं तो आप लोग कहोगे रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, ये रेस्ट पोजीशन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितनी देर तक के रेस्ट पोजीशन में रहेगी, बरकरार रहेगी, अपनी रेस्ट पोजीशन कब तक के बरकरार रखेगी। आप कहोगे सर जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए, जब तक कि इसको टच ना करा जाए, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी जाए, जब तक कि ये क्या करेगी, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। मगर जैसे ही हम एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी, रेस्ट से कौन सी पोजीशन में, अपनी रेस्ट से स्टेट चेंज करके कौन सी आपके स्टेट में आ जाएगी, मोशन स्टेट में आपके पास ये आ जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की। सपोज करें एक कार है आपके पास, वो आप चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, थोड़ी हल्की स्पीड है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, और वो चल रही है, एक यूनिफॉर्म चल रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, अब वो मूव करे जा रही है। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये कब
अपना मोशन स्टॉप करेगी। आप कहोगे जब सर जब करेगी जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स अप्लाई कर दी जाएगी तो ये अपना मोशन रोक देगी और कौन से स्टेट में आ जाएगी, ये रेस्ट, फाइनली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका अगर हम देखें तो इसके कितने पार्ट्स, ये लॉ कितने कंसिस्ट करता है पार्ट्स, दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जब तक के रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। और सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमें बताता है कि कोई बॉडी हो वो जब तक ये मोशन अपना परफॉर्म करते रहेगी स्ट्रेट लाइन में जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। अब मैंने इधर एक टर्म लिखी है इनर्शिया, इधर मैंने एक टर्म लिखी है इनर्शिया। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको इधर बनाया था बुक, ये जो बुक के अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इसको क्या करने नहीं दे रहा हूँ, मोशन में लाने ना दे रहा हूँ। इसकी पहले पोजीशन क्या आती है हमारे पास, कौन सी स्टेट थी, फोर्स लगाने से पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन सी स्टेट में था ये बुक, सर रेस्ट पोजीशन में था, है ना भाई। कौन सी स्टेट में था ये, हमारे पास बुक रेस्ट पोजीशन में था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगता हूँ तो क्या होता है, ये अपोज करता है, क्या करता है, ये चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, मगर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये मोशन में आ जाती है। अलबत्ता ये जो अपोज कर रहा होता है ना, जो ये रोक रहा होता है, इस अपोजिशन को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के जो ये अपोज करे अपनी स्टेट को चेंज करने का, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो ये मैंने आपको ये बताया रेस्ट के एग्जाम्पल। अगर हम मोशन के एग्जाम्पल देखें तो आप फर्ज करें ये कार मूव करे जा रही है, अब इसके ऊपर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कार क्या करना चाहेगी, कार तो कहेगी भाई नहीं मुझे तो जाने दो सीधा, है ना। हम क्या करेंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से, फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करेगी, ये कार हो जाएगी, रुक जाएगी। और ये कार जब रुकेगी तो ये क्या करेगी, कार को ज़बरदस्ती रोकेगी, जाहिर सी बात है। और ये जो कार रुकना नहीं चाहेगी, और कार ये जो नहीं रुकना चाहेगी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया की मैंने, इनर्शिया क्या है हमारे पास, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या है इनर्शिया, किसी भी प्रॉपर्टी की क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या, ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और वो क्या करता है, रोकता है, टेंड्स करता है, रोकता है, क्या, अपनी जो है स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए क्या करता है, वो रोकता है, चाहे वो उसकी स्टेट रेस्ट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो स्ट्रेट लाइन में। हैंस हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अपोजिशन करना, किसी भी चीज़ को अपोज करना, ठीक है। तो अपोजिशन भी बोल सकते हैं या अपोज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या स्टेट को चेंज होने से क्या करती है, ये रोकता है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल ये प्रॉपर्टी होती है, ये स्टेट को चेंज करने से ये प्रॉपर्टी क्या करती है, रोकती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी उसको रेस्ट में ही रखने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी कोशिश करेगी कि हमारे पास वो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करे। अब हम मूव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सपोजिशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्ज करें ये आपकी सरफेस है, क्या है, ये आपकी सरफेस है, और इधर एक बॉडी सपोज कर लेते हैं हम लोग, एक इधर बॉडी सपोज कर लेते हैं, और उस बॉडी को मैंने एक स्क्वायर बॉक्स सपोज करा है, ठीक है। कोई भी बॉडी हम ले सकते हैं, मैंने इधर स्क्वायर एक बॉक्स ले लिया, और इसका मास क्या है, इसका मास है m, इसका मास क्या है m, ठीक है। और दूसरी ही तरफ मैं एक और सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ इधर, और इसके ऊपर भी एक बॉक्स बनाता हूँ, मगर वो बॉक्स इस बॉक्स के साइज से क्या होगा, इस बॉक्स के साइज से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब आप लोग बताएं, ये वाला जो बॉक्स है उसका मास क्या है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल M से, और इस बॉक्स का मास जो है वो कम है, तो इसको मैं स्मॉल m से शो डिनोट कर रहा हूँ। आप लोगों को वैसे भी नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि इसका जो मास है वो ज़्यादा बड़ा है और इसका जो मास है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं, अच्छा अभी आपसे अगर मैं पूछूँ ये दोनों बॉक्स किस स्टेट में, आप लोग कहोगे सर रेस्ट के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ मैं फोर्स। किस डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा, इस डायरेक्शन में मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है।
और इधर भी क्या करता हूँ, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ जो इस जिसकी डायरेक्शन उस राइट हैंड पे होगी हमारी। ठीक है, तो मैं फोर्स के ऊपर एरो हेड बना देता हूँ। हमारे पास हमने क्या करी इधर, सिंपल हमें दोनों बॉक्सेस के ऊपर क्या करी, हमने फोर्स को हमने इधर अप्लाई किया। सर फोर्स को अप्लाई करने के बाद होगा क्या, तो देखो भाई फोर्स को आपने जैसे ही इधर अप्लाई किया, इधर देखो तो फोर्स को जैसे ही हमने अप्लाई करा तो क्या प्रोड्यूस होगी सर, ये हमारे पास जो बॉक्स होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा तो इधर क्या होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन। और उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फर्ज करें इधर मैंने 2 न्यूटन का इधर मैंने फोर्स लगाई, तो 2 न्यूटन का जैसे ही मैंने इधर फोर्स लगाई तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फर्ज करें इधर कितनी बन रही है हमारे पास, फर्ज करें फोर्स हम लोगों ने इधर लगाई 5 न्यूटन की और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने सेकंड स्टेप लिया और सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया मैंने, फोर्स जो है ना, फोर्स की क्वांटिटी को डबल कर दिया। फोर्स की क्वांटिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा, 10 न्यूटन लगाऊंगा अब की बारी, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट भी क्या होगा सर, ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। फर्स्ट कर लें 5 न्यूटन आ रहा हो। ठीक है, फर्स्ट कर लें क्या कि आपके पास 5 न्यूटन वैल्यू आ रही हो एक्सेलरेशन की। तो हमने क्या देखा, जब हमने कम फोर्स लगाई तो एक्सेलरेट बॉडी क्या हुई, कम हुई। और जब हमने फोर्स ज़्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है सर, ज़्यादा हो रही है। मतलब फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर फोर्स को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। और अगर फोर्स को मैं कम कर दूं, फोर्स को कम करके क्या कर दूं, मैं फोर्स को मैं कम करके 1 न्यूटन कर दूं, क्या कर दूं, 1 न्यूटन कर दूं, तो सर मेरे ख्याल से बॉडी हिलेगी भी नहीं शायद। ठीक, फर्स्ट करो एक्सेलरेशन हो रही है, थोड़ी सी हो रही है एक्सेलरेशन, 0.5 न्यूटन कुछ करके ना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे ही वैल्यू बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो फर्स्ट करो 0.5 न्यूटन, इसके अंदर क्या हो रही है हमारे पास, 0.5 हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट करें, ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको ऊपर दोबारा समझा देता हूँ। देखें, अगर हमने 5 न्यूटन लगाई फोर्स तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास सर, 2 न्यूटन हो रही है पहली फोर्स पे 5 न्यूटन पे। अगर मैं फोर्स को ज़्यादा कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मेरे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट करो 5 न्यूटन है, ठीक है, क्योंकि जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब मैं काम करता हूँ, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, फोर्स को बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फोर्स को बढ़ाने से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं फोर्स को कम कर दूं, 1 न्यूटन कर दूं, बिल्कुल ही ना होने के बराबर, तो क्या होगा मेरे पास, बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेशन क्या करेगी, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल डेफिनेटली कम हो रही होगी। तो फर्स्ट कर लें 0.11 न्यूटन हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेट हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी हमारे पास एक्सेलरेट करेगी। अगर हम फोर्स को ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेट ज़्यादा होगी, फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेट कम होगी बॉडी। तो इससे हमने एक रिलेशन देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, यानी कि फोर्स को इंक्रीज करें, तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज। और अगर किसी क्वांटिटी को हम डिक्रीज करें, उसके डिक्रीज करने के ऊपर दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अगर मैं आपसे फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशन पूछूं तो आप लोग कहोगे सर क्या है, ये डायरेक्टली रिलेशन है हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, अगर फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। ठीक, अब हम काम ये करते हैं कि मास जो है ना बॉडी का वो ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ये मास ज़्यादा है, वो मास कम है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। अब फर्स्ट करें, इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन मैंने अप्लाई किया, क्या फोर्स अप्लाई करी, 5 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई करी। इधर भी मैं क्या करता हूँ, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे ही मैं 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये बॉडी काफ़ी हैवी दिख रही है, उससे तो काफ़ी हैवी दिख रही है, मैं कहते 3 गुना बड़ी इससे दिख रही है इसका मास। तो ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है, इसको खिसकाना, इसको मूव करवाना आगे क्या हो जाएगा हमारे लिए, मुश्किल हो जाएगा। इसको मूव करवाना आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, जाहिर सी बात है सर क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट करें, इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ रही है,
इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी इतनी हैवी हमारे पास बॉडी है, या इतना ज़्यादा इसका मास है हमारे पास इस बॉडी का, कि अगर हम इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगा लें तो इसके मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ये एक्सेलरेट कम हो रही है, ये एक्सेलरेट कम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, कम हो जाएगी। सॉरी, अगर हम देखें एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम आ रही है, एक्सेलरेशन कम आ रही है। किसकी वजह से एक्सेलरेशन कम आ रही है, सर मास की वजह से एक्सेलरेशन कम आ रही है। तो इधर कौन सा रिलेशन बन रहा है मेरे पास, एक्सेलरेशन और मास का, क्योंकि मैंने भी 5 न्यूटन वहाँ पे फोर्स लगाई थी, इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाई। वहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद क्या हमने नतीजा देखा कि जितनी फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है। इधर अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो इधर आप लोग कहोगे सर ये काफ़ी मास रखती है ये बॉडी, तो ये ज़्यादा रिप्लेस नहीं करेगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो जो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी वो क्यों नहीं करेगी भाई, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, और वो ना करने की वजह आप कहोगे सर इतना बड़ा मास है इसका, इस वजह से नहीं करेगी। तो क्या अफेक्ट कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन के अंदर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है। इधर हमारे पास क्या बन रहा है, रिलेशन, मास और एक्सेलरेशन के हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है। और वो क्या बन रहा है कि एक्सेलरेशन को अगर इंक्रीज अगर हम मास को इंक्रीज कर दें, मास को क्या कर दें, बढ़ा दें, ये कम था ना, ये ज़्यादा हो गया मास, अगर हम मास को बढ़ा दें, मास को बड़ा कर दें, मास की वैल्यू को ज़्यादा कर दें, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है इधर क्या होगी, इधर जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है सर क्या होगी, हमारे पास इधर एक्सेलरेशन कम होगी। तो इधर हमने क्या देखा, हम मास को, अब देखें, अब मास को क्या करते हैं, मास को हम कम करते हैं इस वाले में ना। तो जैसे ही हम मास को कम करेंगे, आप मुझे बताएं, इधर मैंने क्या करा, मास को कम करा, जैसे ही मास को कम करा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखें ना, इधर मैंने मास को कम करा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज होगी। वही 5 न्यूटन फोर्स तो मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ ना, इधर भी 5 न्यूटन लगाई, इधर भी 5 न्यूटन लगाई। तो सर हमने देखा कि मास को ज़्यादा बढ़ाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमने क्या रिलेशन देखा कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, मास के। तो ये दो डायग्राम आप लोग पेपर में बना सकते हो, ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दो आपके पास काफ़ी हैं डायग्राम्स। बाकी ये दिखाना ज़रूरी है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है हमारे पास, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सेम टू सेम जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखें, फोर्स अगर आपने यूँ लगाई है, इस राइट हैंड पे लगाइए डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हमारे पास होगी। अब हम आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट इसकी हमने इस लॉ की क्या लिखी है, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने इसको राइट डाउन कर देते हैं, काम करता हूँ, इधर ये भी लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। मास को कम करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, और मास को ज़्यादा करने से क्या होगा, एक्सेलरेशन आपकी कम होगी। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट ये है कि अगर हम व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, जब कभी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये फोर्स क्या कर रही है, इसके ऊपर एक्ट करेगी। ये बॉडी मैंने कंसीडर करी थी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसकी जो है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो जाहिर सी बात है हमने इधर रख दी, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स अगर वो अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, और जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट विल एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो क्या करेगा, वो फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करेगा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की ही डायरेक्शन में। तो यार बताएं फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, बिल्कुल सामने की तरफ है। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेट भी बॉडी कहाँ करेगी, इसी डायरेक्शन में करेगी, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगी। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, यानी कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन फोर्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बात मैंने इधर लिखी है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मैंने आपको बताया था मास को इंक्रीज करने से क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास कम होगी। अगर इधर मैं बड़ा मास कर दूं और 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो एक्सेलरेट क्या होगी, बॉडी कम होगी। तो एक्सेलरेशन मास को कम करने से क्या होती है, एक्सेलरेशन
इंक्रीज होती है, मास को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन कम होती है। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, इधर मैंने स्टेटमेंट लिखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है। अब एक्सप्लेनेशन के जरिए हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कि जो एक्सेलरेशन है ना हमारे पास, वो क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ही है ना, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो अब हम काम क्या करते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, इधर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेट फोर्स के, यानी कि फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सर, मास ऑफ द बॉडी, लिखा हुआ है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, किसी भी बॉडी के। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं 1 और 2 इक्वेशन को। इसमें एक्सप्लेनेशन में रखना क्या चीज़ है, इन शॉर्ट अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन जो बॉडी की होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेट फोर्स के जो एक्ट कर रही होगी बॉडी पे। और सेकंड पॉइंट ये कि एक्सेलरेशन जो बॉडी की होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के। अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है, तो दोनों साइड पे एक्सेलरेशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को, क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, ए को एक ही मर्तबा लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन बनाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। एफ लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 1/m, इधर क्या लिखेंगे 1/m। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मजीद, ए ऐसे ही आएगा, प्रोपोर्शनल ऐसे ही आएगा, एफ वन सा क्या होगा हमारे पास, एफ वन सा क्या होगा हमारे पास, एफ और कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 1 है, तो एम वन सा एम। इन शॉर्ट बेसिक कैलकुलेशन है ये। तो अब क्या करेंगे हम, इधर हम एक काम करते हैं और इधर हम काम ये करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन इधर को रिमूव करते हैं। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट हमारे पास जनरेट होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को देखते हैं कि इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम कांस्टेंट को जो है के से डील कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का इधर साइन रिमूव करा तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास, इधर ए इज इक्वल टू के ही, इधर हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और F/m ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को पुट करते हैं क्या, 1, पुट के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू को क्या रखते हैं हम, इधर 1 रखते हैं। के की वैल्यू को जैसे ही हम 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा, के की वैल्यू को 1 रखने के बाद हमारे पास ये 1 एफ जा तो 1 एफ ही हो जाएगा, तो 1 को इधर रिमूव भी कर सकते हैं मगर मैं कर नहीं रहा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। अब ये बताएं, फोर्स को अलग करना है मुझे, तो m क्या कर रहा है, इधर डिवाइड, अदर साइड पे जाके क्या करेगा, एक्सेलरेशन से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो फोर्स किसके बराबर होगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगी एक्स एम ए, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, एम ए। इसको मैं इधर करके यूँ करके भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल्स में और बहुत जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, वो किसने दिया था हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होगी, मास इनटू ए, ठीक है। तो हमने ये क्या करा, ये हमने इधर एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सॉल्व करा, समझा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेपर्स के लिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो वही ये मैंने आपको नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। और बाकी मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ ऐसे करते हैं कि भाई एक बॉडी ली मैंने जिसका मास है m, ठीक है। उसको क्या करा मैंने, फोर्स लगाई, जैसे फोर्स लगाई तो क्या करेगी, ये एक्सीलरेट करेगी सर। अब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, तो फोर्स और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर मैं मास को इंक्रीज कर दूंगा और फोर्स उतनी ही लगाऊं तो क्या होगा, मेरे पास बॉडी कम एक्सीलरेट होगी। तो फोर्स और तो एक्सीलरेशन और मास क्या होगा हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने ये लिखा कि अगर कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स हम एक्ट करें किसी बॉडी के ऊपर, उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो वो क्या करेगा, बॉडी को एक्सेलरेट करेगा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। और जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास, फोर्स का।
जो कि बॉडी पे एक्ट कर रही होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मास के। एक्सप्लेनेशन के हेडिंग डालेंगे हम और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें दो चीज़ें बताता है। क्या बताता है कि एक्सेलरेशन जो बॉडी की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नेट फोर्स के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, जो मेरा सेकंड पॉइंट है। तो मैंने एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। हमें पता है दोनों एक जगह के आने सेम आ रहे हैं, तो कंबाइन कर दिया, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करा। कंबाइन करने के बाद क्या होगा, मेरे पास ए को एक मरतबा लिखेंगे, फिर एफ आएगा, फिर 1/m आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो f1 से एफ और m नीचे डिवाइड में आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इधर शो कर रहे हैं हम k, हम कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं। k की वैल्यू को हम रखेंगे 1, f को अलग करना है, m डिवाइड कर रहा है, अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और अदर साइड पे एक्सप्रेशन पहले से मौजूद है, तो m a से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि m a हो जाएगा। और फोर्स हमारे पास, फोर्स का जो एक बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सबसे अच्छा जो मुझे इसमें न्यूटन का सबसे अच्छा जो लॉ लगता है समझाते हुए, सबसे अच्छा मुझे लगता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, वो ये कहता है कि हर रिएक्शन का या हर एक्शन का या हर फोर्स का कोई ना कोई इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास मिलता है, मगर उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एग्जाम्पल देख के समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलें ऐसी वर्बली एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट करें, एक टीचर है, टीचर ने क्या करा, किसी बच्चे के चमाट लगा दिया। सही, वो शरारत कर रहा होगा, तो मिस ने क्या करा, उसके ज़ोरदार क्या कर दिया, एक चमाट लगा दिया। अब जैसे ही वो थप्पड़ उसको मारेगा टीचर, अब क्या करेगा, जैसे ही थप्पड़ वो मारेगा उसके गाल पे लगेगा, सही है, हाथ। अब जो उसके हाथ जो फोर्स होगी उसके गाल के ऊपर जैसे ही लगेगी तो क्या होगा, वो फोर्स अप्लाई होगी और बच्चे को क्या होना शुरू होगा, पेन स्टार्ट होना शुरू होगा, और वो फिर सुधर जाएगा। तो उसको क्या, बच्चे को क्या फील हो रहा है, फोर्स फील हुई, और फोर्स से क्या हुआ, उसके लगी। जब लगी तो क्या उसको फील होगा, पेन उसको फील होगा। अब जैसे ही टीचर ने उसको चमाट तो लगा दिया, अब टीचर जैसे ही मार करेगा टीचर के भी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों होना शुरू होगा, इसलिए होगा क्योंकि जिस फोर्स से टीचर ने उस बच्चे के मुंह पे चमाट लगाया था, बिल्कुल उसी फोर्स में, उसी मैग्नीट्यूड से उसके जो गाल था, बिल्कुल उसी सर टीचर के हाथ के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हुई, मगर वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, बिल्कुल अपोजिट। सही है कि तो क्या करा, गाल ने भी क्या करा, जो उसके बिल्कुल टीचर के जो हाथ था उसके ऊपर भी क्या करी, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से टीचर को भी पेन महसूस हुआ, पेन जो है फील हुआ। ठीक है, तो यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का हमेशा कोई ना कोई इक्वल क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और वो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा अपोजिट। अब एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके अंदर, इस लॉ के अंदर मैं और कुछ नहीं बता सकता भाई। फर्स्ट करें, ये वॉल है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, क्या वॉल मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इधर एक बच्चा है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, बॉल से खेल रहा है। ठीक है, अब वो बॉल को क्या करेगा, अब वो बॉल को थ्रो करता है, और वो बॉल को थ्रो करेगा स्पीड के अंदर। ठीक है, अगर ये इलास्टिक है, बिल्कुल इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन अगर ये परफॉर्म वाकई में कर रहा है तो क्या होगा, ये बिल्कुल बॉल जैसे ही इसको थ्रो करेगा तो क्या होगा, ये बॉल उसी स्पीड से वापसी आएगी। ये बॉल हमारे पास क्या होगी, उसी स्पीड से वापसी आएगी। जैसे ही इस बॉल ने इधर आई होगी, यानी कि बॉल जैसे ही इधर आई होगी तो इसने क्या करा होगा, इसने एक फोर्स इधर लगाई होगी। जैसे ही इसने ये फोर्स लगाई होगी तो क्या करा होगा, इस बॉल ने भी, जिस तरह के हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर रिएक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो इसने इसके ऊपर रिएक्शन करा, और यही बॉल उसी मैग्नीट्यूड से, जिस मैग्नीट्यूड से ये बॉल इसके ऊपर पड़ी थी, उसी मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, बॉल के ऊपर रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देगा तो बॉल क्या होगी, बाउंस बैक होगी, और वो बॉल हमारे पास बिल्कुल उसी स्पीड से वापसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा, हमेशा एक अपोजिट
रिएक्शन होगा हमारे पास। तो आज हम लोगों ने न्यूटन्स के जो लॉस थे मोशन के हमने वो डिस्कस करे आज। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करा, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करा, एंड देन फाइनली थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इंशाल्लाह मास और वेट को देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक के ऊपर आएंगे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, खैर हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। बाकी कोई क्वेरी हो आप लोगों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये फिजिकल कोचिंग भी है नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एंड के इधर पीपल्स चौरंगी। तो आप लोगों को अगर लगना हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे कुछ इसके बारे में डिटेल पूछनी तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई लेक्चर के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे इसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 2 पूरा अपलोड कर दिया है मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे, और भी चैप्टर इंशाल्लाह अपलोड करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के भी अच्छे खासे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा इंशाल्लाह, बुक के भी करवाऊँगा, फिर पास्ट पेपर्स के भी, फिर बुक एग्जाम्पल्स भी जो होंगी। खैर न्यूमेरिकल्स के अलग से अभी इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट लूँगा, पहले लेक्चर आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।